हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसौमी स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आज की क्लास हमारी रहने वाली है यूपीपीएससी स्टाफ नर्स 2017 की जो वैकेंसी थी, जिसमें फीमेल का एग्जाम तो हो गया था लेकिन मेल्स का एग्जाम नहीं हो पाया था, जो कि 2022 में हुआ है, जिसमें 2 एग्जाम कर दिए गए थे, प्री और मेंस। और उसी का हम प्री का पेपर लेकर के आए हैं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 170 थी। आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी के, जो आयोग द्वारा पूछे गए थे। और जो बाकी के 120 क्वेश्चन है नर्सिंग के, वो हम आगे की नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको जो क्वेश्चन है वो सारे पता लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाली क्लास का जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, सुपरसोनिक प्लेन्स, जो सुपरसोनिक विमान होते हैं वो उड़ते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है ध्वनि की चाल से, ऑप्शन बी दिया गया है ध्वनि की चाल से कम चाल से, ऑप्शन सी दिया गया है ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, और ऑप्शन डी दिया गया है प्रकाश की चाल से। तो जो सुपरसोनिक प्लेन होते हैं वो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो सुपरसोनिक प्लेन होते हैं उनकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन नियरेस्ट टू द साइबर पास, निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकट है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है लाहौर, ऑप्शन बी पेशावर, ऑप्शन सी क्वेटा और ऑप्शन डी दिया गया है तकसीला। तो जो खैबर दर्रे के सबसे पास में शहर पड़ता है वो है पेशावर, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी। ये यहां पर पेशावर है और ये यहां पर खैबर दर्रा है, खैबर पास जिसको बोलते हैं। उसके सबसे निकट जो शहर पड़ता है वो पड़ता है पेशावर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है सेवा पदक, ऑप्शन बी विशिष्ट सेवा पदक, ऑप्शन सी परम विशिष्ट सेवा पदक और ऑप्शन डी है सर्वोत्तम विशिष्ट सेवा पदक। तो नीरज चोपड़ा को कौन सा पदक दिया गया है, तो ये दिया गया है परम विशिष्ट सेवा पदक, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के लिए जनवरी 2022 में नीरज चोपड़ा को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा नहीं की गई थी। ऑप्शन ए दिया गया है शिलांग, ऑप्शन बी रंगून और ऑप्शन सी है मद्रास और ऑप्शन डी है ग्वालियर। तो साइमन कमीशन के द्वारा जिस शहर की यात्रा नहीं की गई थी, जिस स्थान की, तो वो है ग्वालियर। यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ग्वालियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है। राजू का 9 पारियों का एक निश्चित औसत है। 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, जिसके बाद उसका औसत 8 रन बढ़ गया। अब उसका नया औसत क्या होगा। वैसे तो ये क्वेश्चन कैलकुलेट किए जाते हैं, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। मैथ का क्वेश्चन है, अभी यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से इसको नहीं समझा सकता, उसके लिए हम अलग से क्लास शुरू करने वाले हैं मैथ और रीजनिंग की, वहां पे ये क्वेश्चन हम कवर करेंगे। यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं, तो आंसर होगा इसका 28, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
कथन 1 दिया गया है, यह परियोजना वर्ष 1978 में शुरू की गई थी। और दूसरा ऑप्शन है, दूसरा कथन है, इसका उद्घाटन जनवरी 2022 में बलरामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो यहां पे आपको बताना है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से संबंधित दो कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है न तो एक सही है और न ही दो सही है। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली वन, यानी यह परियोजना वर्ष 1978 में शुरू की गई थी। यह कथन आपका सही है, यानी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और दो कथन यहां पर दिए गए हैं, यह है जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है, और दूसरा दिया गया है यह है ज़ेम्बेजी नदी पर स्थित है। अब ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है न तो एक सही है और न ही दो। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल दो, यह है ज़ेम्बेजी नदी पर स्थित है, यह आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन है जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है शहरीकरण और आर्थिक विकास एक दूसरे के पूरक हैं। कारण आर है शहरों का विकास औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप हुआ है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनना है। दो कथन यहां पर दिए गए हैं, उनको हमें समझना है और उसके बाद आंसर देना है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सत्य है किंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो यहां पे दो कथन आपको पढ़ने हैं, उनको समझना है और उसके बाद आंसर देना है। कथन ए पहला है कि शहरीकरण और आर्थिक विकास एक दूसरे का पूरक है, और दूसरा है शहरों का विकास औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का यहां पे मुख्यालय पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है करनाल में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी आनंद में, और ऑप्शन डी है भोपाल में। तो जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय है वो है आनंद में, और आनंद कहां पड़ता है तो ये गुजरात में पड़ती है जगह। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आनंद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। जो भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है उनकी संख्या यहां पर पूछी गई है। ऑप्शन ए दिया गया है 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 12। तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनकी संख्या 11 होती है, यानी आपका सी ऑप्शन सही होगा। सॉरी, फंडामेंटल राइट्स नहीं पूछे गए, ड्यूटीज पूछी गई है। मूल कर्तव्यों की संख्या 11 होती है। फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात करें कौन कौन से होते हैं और किस आर्टिकल में होते हैं, तो आर्टिकल 51 ए में दिया गया है संविधान का पालन करना और उनके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा है 51 ए बी, उन महान आदर्शों को सजोना और उनका पालन करना जिन्होंने हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रेरित किया है। 51 ए सी में है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना।
51A डी में दिया गया है देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने या फिर कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। आर्टिकल 51A ई में दिया गया है भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषा और क्षेत्रीय या फिर अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। महिलाओं के लिए सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। 51A एफ में दिया गया है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समुद्री विरासत को महत्व देना और उनका संरक्षण करना। 51A जी में दिया गया है वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उसकी रक्षा करना और उसमें सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दयाभाव रखना। 51A एच में दिया गया है वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना। आर्टिकल 51A आई में दिया गया है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। आर्टिकल 51A जे में दिया गया है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंचे। और अंतिम है 51A के माता पिता या अभिभावक का अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया के मामलों में या फिर मामलों से संबंधित है। तो ये तो थे फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि संख्या में 11 होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन दिया गया है जिसके लिए हम मैथ और रीजनिंग की अलग से क्लास शुरू करने वाले हैं। यदि P तथा Q का अनुपात 7:8 है और उनके वर्गों का अंतर 60 है तो P का मान क्या होगा? तो यहाँ पे P का मान हो जाएगा 14, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस टीके को, वैक्सीन को, निर्माता कंपनी को इंट्रानेजल बूस्टर डोज के तीसरे चरण के लिए चिकित्सीय परीक्षण की मंजूरी मिल गई है? तो ये ऑप्शन ए दिया गया है सीरम इंस्टीट्यूट को, ऑप्शन बी भारत बायोटेक को, ऑप्शन सी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज को और ऑप्शन डी है जाइडस कैडिला को। तो जो इंट्रानेजल बूस्टर डोज के लिए मंजूरी मिली है तो वो मिली है भारत बायोटेक को, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रारंभिक भारत के दौरान मंदिरों के तीर्थ 3 प्रकार के थे, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का तीर्थ नहीं था? जो प्रारंभिक भारत के मंदिर होते थे उसमें यहाँ पर मंदिर की शैली पूछी गई है कि 3 प्रकार के तीर्थ होते थे, निम्नलिखित में से एक प्रकार का नहीं था, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है संधारा प्रकार, ऑप्शन बी निरंधारा प्रकार, ऑप्शन सी है सर्वतोभरत प्रकार और ऑप्शन डी है सरिक्रीड़ा प्रकार। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरिक्रीड़ा प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है सेरिकल्चर, ऑप्शन बी दिया गया है लाख कल्चर, ऑप्शन सी दिया गया है मॉरिकल्चर और ऑप्शन डी दिया गया है एपीकल्चर। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एपीकल्चर, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। एपीकल्चर की अगर बात करें तो एपीकल्चर में जो मधुमक्खी होती है उनका व्यवसाय किया जाता है या फिर मधुमक्खी के पालन से संबंधित जो व्यवसाय होता है उसको एपीकल्चर कहते हैं। सेरिकल्चर किसे कहा जाता है? तो कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम में कीटों का पालन रेशम उत्पादन या फिर रेशम कीट पालन कहलाता है, यानी जो रेशम के कीट होते हैं उनको पालने को हम सेरिकल्चर बोलते हैं। और मॉरिकल्चर क्या होता है? तो शहतूत की खेती को हम मॉरिकल्चर कहते हैं। मॉरिकल्चर सेरिकल्चर से ही जुड़ा हुआ है क्योंकि रेशम कीट पालन के लिए शहतूत के पौधे लगाए जाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है।
सेरिकल्चर कीटों के उत्पादन से संबंधित है और मोरिकल्चर शहतूत के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कुछ योजनाएं दी गई हैं, उनको उनके काल क्रम के अनुसार बता लगाना है। ऑप्शन ए दिया गया है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ऑप्शन बी दिया गया है नमामि गंगे, ऑप्शन सी स्टार्टअप इंडिया और ऑप्शन 4 है स्किल इंडिया। अब यहां पे आपको सीक्वेंस बताना है कि कौन सी योजना पहले आई थी, फिर उसी के हिसाब से आपको क्रम में बताना है। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। सबसे पहले आ जाएगा नमामि गंगे, उसके बाद आ जाएगा स्किल इंडिया, उसके बाद आ जाएगा स्टार्टअप इंडिया और सबसे लास्ट में आएगा डिजिटल हेल्थ मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 4 3 1, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यहां पे सही जोड़ा नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है अमृत बाजार पत्रिका बंगाल, ऑप्शन बी है वॉइस ऑफ इंडिया उत्तरी पश्चिमी प्रांत, ऑप्शन सी है ट्रिब्यून पंजाब और ऑप्शन डी है हिंदू मद्रास। ये पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं। अब इसमें जो गलत है, जो जोड़ा सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वॉइस ऑफ इंडिया उत्तरी पश्चिमी प्रांत। ये यहां पे सही नहीं है, सही जोड़ा नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, ह्यूमन हार्ट में चैम्बर की संख्या कितनी होती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो जो ह्यूमन हार्ट में चैम्बर होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कई बार हम बेसिक चीजें छोड़ देते हैं और वो गलत भी हो जाती है, तो इसलिए बेसिक चीजें हमेशा याद आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ह्यूमन हार्ट में चैम्बर की संख्या होती है वो 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल या फिर अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है। यहाँ पे आर्टिकल पूछा गया है जो कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता देता है। ऑप्शन ए दिया गया है आर्टिकल 341, ऑप्शन बी है आर्टिकल 342, ऑप्शन सी है आर्टिकल 343 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 344। तो जो भारत की संघ की राजभाषा से संबंधित आर्टिकल है वो है आर्टिकल 343, यानी आपका सी ऑप्शन सही होगा। हिंदी की अगर बात करें तो 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया था। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है, तो जो प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है 14 सितंबर को, तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। और कई एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि हिंदी का जो आर्टिकल है वो कितने से कितने तक संबंधित है, तो ये 343 से 351 तक हिंदी की राजभाषा से संबंधित आर्टिकल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सफेद रोशनी में देखा गया बुलबुला, साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है, इसके लिए जिम्मेदार घटना है। ऑप्शन ए दिया गया है प्रकीर्णन, ऑप्शन बी व्यतिकरण, ऑप्शन सी है विक्षेपण और ऑप्शन डी है विवर्तन। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में स्थित है।
ऑप्शन ए दिया गया है वियाफो, ऑप्शन बी बालतोरो, ऑप्शन सी सियाचिन और ऑप्शन डी है हिस्पर। तो जो हिमनद नुब्रा घाटी में स्थित है वो है सियाचिन, यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपको मैप दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ये सियाचिन ग्लेशियर है और ये गिलगिट बाल्टिस्तान है और ये अक्साई चीन है, ये यहाँ पर लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है और ये आज़ाद कश्मीर है। तो ये हिमनद नुब्रा घाटी के या फिर हिमनद नुब्रा घाटी में स्थित है वो है सियाचिन, यानी आपका बी यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, सियाचिन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कोल्ड होने की वजह से थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए दिया गया है गोरखपुर में, ऑप्शन बी मेरठ में, ऑप्शन सी लखनऊ में और ऑप्शन डी है मथुरा में। तो उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गो अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो है मथुरा में। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक के अध्यादेशों का संग्रह लिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है सीरत फिरोज शाही, ऑप्शन बी फुतुहात फिरोज शाही, ऑप्शन सी है तारीख फिरोज शाही और ऑप्शन डी है फतवाए जहादारी। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फुतुहात फिरोज शाही। फुतुहात फिरोज शाही में तुगलक के फिरोज शाह तुगलक के अध्यादेशों का कलेक्शन किया गया है या फिर संग्रह किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अब फिर ये मैथ का क्वेश्चन आ गया है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 3 गुना है। एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 120 है। यदि संख्याओं में से एक 90 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 30, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है। ऑप्शन ए दिया गया है भारत का राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी संसद में, ऑप्शन बी है संसद में, ऑप्शन सी है भारत का मुख्य न्यायाधीश में और ऑप्शन डी है विधि आयोग में। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा संसद में, क्योंकि संसद ही कानून बनाती है और न्यायाधीशों की संख्या घटने और बढ़ने का जो शक्ति होती है वो संसद में निहित होती है। यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। प्योर वाटर का पीएच मान कितना होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 9। तो जो प्योर वाटर का पीएच होता है वो होता है 7। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे, क्योंकि अगर हम एक ही क्लास में सारे क्वेश्चन लेकर के आते हैं तो ये क्लास काफी बड़ी हो जाएगी। तो हम इस आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में कवर करेंगे और उम्मीद करता हूं ये क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी और आपको समझने में आसानी होगी कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग द्वारा। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो भी फिर से एक बार उनका भी रिवीजन हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। और सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।